अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स। हम पहले ही बता चुके हैं कि रिसोर्स क्या है, संसाधन जो है बहुत प्रकार के होते हैं। संसाधन ऐसा नहीं कि कोई वस्तु ही है, ठीक। तो मानवीय संसाधन भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। हम मानव है, हम आपको पढ़ने में आसान बना रहे हैं, तो वो मानवीय संसाधन है। अब हम पढ़ कहाँ रहे हैं? हवा में तो नहीं पढ़ रहे, चांद पे जाके तो नहीं पढ़ रहे, कहाँ पढ़ रहे हैं? जमीन पे। तो जमीन भी तो हमारे लिए संसाधन हुआ, लैंड रिसोर्स। तो अब आता है कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है? ऐसे सही में सब चीज नेचुरल ही है। नेचर के साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजी अपना यूज करते हैं, तभी कोई चीज यूज हो सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं हो सकता। अब लैंड था, यहाँ पर बंजर भूमि था, अब घर बनाता नहीं मैं, तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ पाते नहीं। तो अब आता है कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। हम पहले ही बताए थे नेचुरल, बायोटिक इस टाइप का रिसोर्स, तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है। इट्स सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन होता है, साग सब्जी भी खाते हो ना जी, तो वो क्या देता है हम लोग को? एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो भी तो एक संसाधन है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, तो वो भी एक संसाधन है। अब आता है कि वाइल्ड लाइफ, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, ठीक है। अब बोलो कि सर हाथी अब कैसे मदद करता है? करता है। सम्राट हेमू और अकबर में युद्ध हुआ था। अकबर उस टाइम 13 साल का था, तो अकबर के जो वो थे, क्या बोलता है, सेनापति बैरम खान, सब भीड़ में लड़ रहा था, नीचे में तलवार तीर कमान चला रहा था। सम्राट है वो कहाँ थे? हाथी पे बैठे हुए। और हाथी पे जब बैठे हुए थे तो नीचे से सबको दिख रहे थे, वो बस लिया, मार दिया उसके माथे में, स्कल से पार कर गया। नहीं तो तुम्हारा जो अभी इस्लामिक इतिहास पढ़ते हो ना, मेडिवल इंडिया, अकबर का वहीं शासन काल ही खत्म हो जाता, ना जहांगीर, ना शाहजहां, ना तुम्हारा ताजमहल, कुछ नहीं बनता, ठीक। अगर वहां पर सम्राट है वो युद्ध जीत जाते तो ऐसा, हाँ हार गए। वही ना गलती की है कि हाथी चढ़ के गए। अरे सब नीचे लड़ रहा था, हाथी चढ़ के कहा जाएंगे? जैसा परिस्थिति वैसा काम करो। अब ठेठी बोलने वाला है तो उसको ठेठी में समझा, ही नहीं कि इंग्लिश आई एम द फलना चिल्ला, एक्स वाई जेड आई एम द फलना चिल्ला, समझेगा नहीं। वो बहुत अच्छी बात नहीं है, वो अंधा में काना राजा बनना, कि अब सामने वाला कुछ नहीं जाना है तो गलतों से तो बोल के हम निकल जाए। आता है कि ह्यूमन लाइफ भी हम लोग जी रहे हैं, तो हमारा भी यहाँ पर जीवन चल रहा है, तो वो क्या है? एक संसाधन ही है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे है? हम लोग सोना निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, कोल माइनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के स्टेट को, वहाँ के कंट्री को इकोनॉमिक, आर्थिक क्या हो रहा है? अर्थ के हिसाब से मजबूत हो रहा है ना। आज रसिया क्रूड ऑयल निकाल के हम लोगों को देता है, तो वहाँ के इकोनॉमी, वहाँ की इकोनॉमी क्या हो रही है? मजबूत हो रही है। हम तेल दूसरे जगह से निकल लाते हैं, असल में हम लोग क्रूड ऑयल लाते हैं, बाद में यहाँ पर हम लोग रिफाइन करते हैं। हम लोग को क्रूड ऑयल नहीं मिलता है, या थोड़ा सा फॉसिल फ्यूल हम लोगों को मिलता है। वो देखोगे कि जैसे लक्षद्वीप में रिफाइनिंग लगाया गया, गुजरात भापी में लगाया गया, वो समुद्र के नीचे से निकाला जाता है फॉसिल फ्यूल। लेकिन जनरली हम लोग डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पे, तो अगर हम उसका खरीद रहे हैं तो उसका इकोनॉमी क्या होगा? डेवलप हो करेगा, ठीक है। और आता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तुम आए साइकिल से, तो रोड था तभी तो आ पाया। कि ऐसे एगो याद है बच्चा में पोगो पे देखते थे कि एगो आई चुड़ा झाड़ू पे करके उड़ के चल गई, तुम वैसे साइकिल थोड़ी उड़ा लोगे। तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब सारा चीज लगभग लैंड पे ही डिपेंड करता है। अब आता है कि लैंड यूटिलाइजेशन कैसे करें हम लोग? इससे यूटिलाइज अच्छे से यूज करना, टाइम को यूटिलाइज करना, ठीक है। सदुपयोग, मतलब जमीन, हाँ सदुपयोग कैसे करें जमीन को, ठीक है। अब बहुत सारा जमीन ऐसे छोड़ दिया है, किसी को कोई उससे मतलब नहीं, तो वो तो धीरे धीरे बंजर हो रहा है ना, उसका यूज करना पड़ेगा हम लोग को। अब जिसके पास जमीन है उससे जमीन का महत्व पूछो। वो बेचारा जिसको जमीन है वो क्या करता है कि सीढ़ी के नीचे में लेटरिन बनवाता है, और जिसको जमीन है पाँव इतना वाला रूम में वो बाथरूम में बनवाएगा। बहुत ऐसा है, देखो आए जमालपुर में बहुत ऐसा एग्जाम्पल है। देखो अब आता है कि लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझते हो? 3, 4, 5, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। पढ़े होगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड। मतलब लैंड जो है एक फिनाइट, मतलब सीमित है। ऐसा नहीं है कि दिन ब दिन मेरा जो है क्या होता है कि लैंड बढ़ते रहता है।
शुरुआत में पृथ्वी पे सिर्फ जल ही जल था। विष्णु जी के कान के मैल से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए थे, मधु और कैटभ, ठीक। और वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए पूरा जोर कर दिया कि तुमको खाइए जाएंगे बुढ़वा, 3 मुड़ी लेकर बैठे थे। तो ब्रह्मा जी को मार रहे थे। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी सोए हुए थे। तो ब्रह्मा जी क्या किए कि उनके आंखों में, विष्णु जी के आंखों में जो योग निद्रा निवास करती थी दुर्गा माँ, उसको बुलाए, उसका पाठ किए। तो जब आई तब बोली कि मधु और कैटभ को तुम मोह में डाल दो, कि जो मोह देख रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तब भी तुम्हारे उसके प्रति तुम्हारे लिए कुछ है, सॉफ्ट कर रहे हो, अरे आज खाई होगी कि नहीं, आज बियर पी होगी कि नहीं, जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो क्या मोह है, ठीक है। तो वही मोह में डाल दो। 5000 तक सिर्फ बाह्य युद्ध किए थे मधु और कैटभ के साथ विष्णु जी, और अंत में जब मोह में डाल दी उसको दुर्गा माँ, तब वो बोले मधु और कैटभ की कि ठीक है, भगवान विष्णु बोले कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, तुम हमसे कोई 2 वर मांगो। तो विष्णु जी बोले अगर वर है तो हम तुमको बोलते हैं कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, यहाँ किसी दूसरे वर से क्या लेना देना। तो जब वो पूरे पृथ्वी में जल ही जल देखा तो बोले कि जहाँ जल नहीं हो वहां मारो। मधु कैटभ सोचा कि तेज निकल गए हम, कि जहाँ जल नहीं हो वहां हमको मारो। तो बस विष्णु जी उसको दोनों जांघ पे रख के काट दिए थे, वहां तो जल नहीं है। तो क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि सूर्य का टूटा हुआ एक टुकड़ा पृथ्वी पर आया था। और तुम कभी एक्सपेरिमेंट करना, पानी लेना और उस पर फेविक्विक डालना, कुछ देखते हैं कुछ होता है पानी में। आज जाके देखना, पानी में फेविक्विक डाल के देखना, तब हमसे कल बात करना कि सर ये लैंड कैसे बना। तो माना जाता है कि सूर्य का एक टूटा हुआ टुकड़ा आया था और पूरा पानी रहने के कारण वो ठंडा हो गया और उसी से हमारा जमीन उत्पन्न हुआ, ठीक है। और इसको एक्सपेरिमेंट तुम करके देख लेना, पानी में फेविक्विक डाल के देखना, और क्या होगा हमको कल बताना, ठीक है। तो अब आता है कि फिनाइट मैग्नीट्यूड सीमित है हमारे पास, कोई ऐसा नहीं कि दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे पर्वत है जो दिन ब दिन क्या होते जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब आता है कि देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड, इसलिए हम लोगों को ये आवश्यक है कि हम इसका मतलब बढ़िया से यूज करें, नहीं कि जैसे मन तैसे क्षति पहुंचा दे उसको। अब आता है कि एजर्ट, हाँ, लैंड फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए जो कारण है अलग अलग हिसाब से हम यूज करें विथ केयरफुल प्लानिंग। और एक प्लानिंग करके, हम पहले भी बताए थे कि तुम पढ़ रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, तुमको क्या करना है नहीं करना है, अगर ये नहीं सोचोगे तो क्या होगा, तुम्हारा कोई संभव कुछ नहीं कर पाओगे। तुम पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो यही तुमको पता है। तो कोई भी चीज हमको क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि प्लान की आवश्यकता नहीं होती। अब रोड पे तुम चल रहे हो, एक आदमी तुमको एक थाप मार दिया, अब वहां वो लोग ला कुर्सी पहले सोचेंगे, प्लान करेंगे कैसे मारना, नहीं, वहां एक थाप मारा तुम 4 मुक्का मार के निकाल लो, ठीक है। अब वहां प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं। अब आता है कि इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइसलैंड। भारत के पास बहुत अलग अलग प्रकार के क्या है, वो है क्या बोलता है उसको, लैंड एरिया है, हमारा भूमि है, ठीक है। तो भूमि बायोस्फीयर पर होगा, लिथोस्फीयर पढ़ा होगा, ठीक है। तो भूमि अलग अलग प्रकार का, लक्षद्वीप क्या है, आइसलैंड है, आइसलैंड है ना, वो एक क्या है, द्वीप है, ठीक। अब द्वीप क्या होता है, द्वीप होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, क्लियर। आइसलैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। आता है प्रायद्वीप, भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है, क्यों, प्रायद्वीप मतलब होता है कि जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ। भारत का कैसा है, मैं ऐसा है ना, ये इधर तुम्हारा पश्चिम, इधर पूर्व, दक्षिण, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, मतलब ये प्रायद्वीपीय कहा जाएगा, ठीक। अब आता है कि अलग अलग है। सबसे पहली बात है कि इसमें माउंटेन्स है, पर्वत है, पठार है, और प्लेन्स है, मैदानी का क्षेत्र है। हम लोग अभी कौन से क्षेत्र में है, मैदान के क्षेत्र में, ठीक है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र पुराने समय में कन्नौज था, जिसको जीतने के लिए बहुत राजा मार करते थे, और आइसलैंड है, क्लियर है। तो अब जब हमारे पास सब कुछ सीमित है तो हमको सीमा से ही ना कुछ कार्य करना चाहिए। अब जाओगे तुम देवघर में, पहाड़ पे, हिमालय पर्वत पे जाके तुम धान उगाओगे तो होगा नहीं। अरे इसी पे कहानी याद आ गया, एक बार क्या हुआ कि एक गांव में क्या था ना कि पूरा सुखाड़ पड़ गया, पूरा पानी खत्म हो गया, ठीक। तो वहां का जो चीफ था, बड़ा आदमी, वो बुलाया 4 लड़का को, यंग लड़का को, कि जाओ तुम चारों डायरेक्शन में पानी खोज के ला, ठीक। गया, चारों डायरेक्शन में 3 को घूम के आ गया, और एक को लेट कर दिया आने में, बस सोचा रही साला लगता है पनिया लेते हैं। वो चल गया उत्तर में, उत्तर में क्या है, हिमालय,
तो वो अनभिज्ञ था हिमालय से, उसको लगा कर चला व्हाइट जैसा पहाड़ क्या है, अगर मैं असल में व्हाइट पहाड़ नहीं था, वो बर्फ था। तो वो क्या किया, वहां जब गया तो एक औरत थी, उसको पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा, तो बस औरत पूजा कर रही थी, बोली जाओ ऊपर। सबसे ऊपर गया और काट के एगो कपड़ा में बांध के व्हाइट कलर का पहाड़ को तोड़ करके लाया। असल में व्हाइट पहाड़ वहां नहीं था, वो बर्फ था। बस वो जैसे आया अपने जगह पे आया तो टेम्परेचर राइज था वहां, जैसे खोला वो गिर गया वाटर बन के, पढ़े हो ना, वाटर बन के गिर गया। सब गांव का आदमी टेंशन में आया कि गया कहाँ। बस उसको खोजने के लिए छेद करते गया, छेद करते गड्ढा करते गया। उस गड्ढा जाता करोगे तो क्या करेगा, कुआं बन जाएगा, अंतिम में तुमको पानी निकल ही जाएगा। बस गड्ढा करते करते क्या हो गया, सबको पानी निकल गया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो बर्फ था, पिघल गया था, और उसको खोजने के लिए वो लोग उतना गड्ढा कर दिया। ठीक है, तो अब आता है कि इसमें परसेंटेज दिया हुआ है कि 43% जो है तुम्हारा प्लेन्स है, पठारीय क्षेत्र है। ठीक है, 30% लैंड इज माउंटेन, ठीक, और 27% लैंड इज प्लेट्यू। जनरली देखो प्लेट्यू भी है ना, अरे हाँ प्लेस मैदानी क्षेत्र है, सॉरी, प्लेट्यू पठारीय क्षेत्र। वही तो सोच रहे थे कि पठारीय क्षेत्र ज्यादा कैसे हो सकता है, ये है भारत, पठारीय क्षेत्र जनरली दक्षिण में है, तो 43% कैसे हो सकता है। तो ये 43% जो है तुम्हारा ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और 30% माउंटेन। ऊपर जाओगे राजस्थान में भी बीच में है, हमारे जमालपुर में भी पहाड़ है, काली पहाड़ के नाम से विकसित है। ठीक है, अब आता है कि लैंड यूटिलाइजेशन, उसका कैसे सदुपयोग करें। तो सबसे पहली बात है पहाड़ है, तो पहाड़ को ऐसे नहीं छोड़ दो। अभी देवघर अगर तुम गाड़ी से जाओगे तो देखोगे बीच में एक जिलेबिया पहाड़ मिलता है, नाम सुने हो कभी? पहले वो पहाड़ पे एक भी वृक्ष नहीं था, लेकिन अभी जाओगे 10 साल लगभग हो गया, हम लोग बहुत बचपन से जा रहे हैं, तो वहां पर एक भी वृक्ष नहीं था, हम लोग चढ़ जाते थे ऊपर। अभी वहीं पर प्लांटेशन हो गया था, और अभी जाओगे तो इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया वहां। तो क्या हो रहा है, लैंड यूटिलाइज हो रहा है। अब पूछो कैसे, तो जब वृक्ष नहीं था और वहां पर वर्षा होती थी, तो वहां पर गौर से देखता तो ऊपर का जो मिट्टी था वो बह बह के क्या होता था, नीचे चला जाता था। तो वो जो लैंड है वो क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, धूल बन के उड़ जाएगा। तो उसी में जब प्लांटेशन कर दिया, वन बना दिया, तो उसका जो जड़ है वो क्या कर लिया, वो पकड़ लिया मिट्टी को, और उससे जब बारिश होती भी है तो उतना ज्यादा मिट्टी नीचे नहीं आता। तो हम ये लैंड का क्या किए, यूटिलाइजेशन किए, सही प्रकार से हम उपयोग किए। अभी नहीं कि छोड़ दिया जाओ, हमको क्या मतलब है, धूल बन के उड़ जा। अब आता है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए कुछ वैसे लैंड है जो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, जैसे बैरन एंड वेस्ट भूमि। बैरन मतलब बंजर भूमि होता है, राजस्थान में जाओगे तो बहुत सारा जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है तो बंजर ही है। ठीक है, उसमें कुछ ही नहीं होता। और आता है ऐसे बंजर, देखो जनरली राजस्थान में नहीं कर सकते, और भी जगह बंजर भूमि है, जनरली अब राजस्थान को यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। लद्दाख में भी तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, बर्फ ही बर्फ है, तुम वहां पर क्या उगा सकते हो, कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा जहाँ बर्फ नहीं होगा तो वहां तुम चाय उगा सकते हो, सेब उगा सकते हो, ठीक है, उससे ज्यादा संतरा उगाओगे, और क्या उगाओगे, कॉफी उगा सकते हो। अब आता है कि जो बिल्डिंग है वहां पर तुम कुछ नहीं उगा सकते हो, ये नहीं कि बिल्डिंग है, खोद दिए, दान उगा लिए, फिर से भर दिए उसको, वो नहीं होगा। फिर आता है कि रोड, अब रोड भी तुम नहीं कर सकते हो, रोड को कर सकते हो, कल्टीवेशन वहां पे नहीं कर सकते हो। फैक्ट्रीज जो है वो तो है ही, और फैक्ट्रीज जो है उसके आसपास का एरिया भी डिग्रेडेशन हो जाता है। पूछो कैसे, कोई अगर बेतिया जाओगे या गया है या जाने का मौका मिलेगा तो मझौलिया संझौलिया एक जगह का नाम है, सुने हो, मझौली संझौली सर्च करना, वहां पर चीनी का फैक्ट्री है। तो वो जो याद करो पढ़ाए थे अल्कोहल, कार्बन एंड कंपाउंड में, अनप्लीजेंट स्मेल, गंदा महकता है वो। तो चीनी बनने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है लिक्विड, वो क्या कर दिया जाता है, वहां के खेत में छोड़ दिया जाता है, और वो बहुत गंदा स्मेल करेगा, और वो भूमि को भी बंजर बना देता है। अगर वो एक बार भूमि पे चल गया तो वहां 40 साल तक तुम कुछ नहीं उपजा सकते हो, 40 साल तक। इसलिए वो जो चीनी का मिल है वहां से 2-3 किलोमीटर तक तुमको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐसे गंदा पानी भूरा भूरा दिखेगा, गंदा स्मेल करेगा। तो वही है अल्कोहल का वेस्ट मटेरियल। प्योर अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल रहता दारू बंद थोड़ी होता, जाके वही पीने लगता सब गाय भैंस के आदमी। ठीक है, अब आता है कि अदर कल्टीवेशन लैंड जो है, जो परमानेंट पेस्च्योर एंड ग्रेजिंग लैंड है, और अनकल्टिवेटेड, सॉरी फॉर दैट, अनकल्टिवेटेड, गोचर भूमि और चारागाह कुछ स्पेशली होता है कि वहां जाके गाय चलेगा। ठीक है ना, जैसे
दियारा का क्षेत्र अभी लोग यूज कर लेते हैं, उसमें कुछ उपजा लेते। दियारा समझ में आता है? हाँ। दीरा, तो उसमें जनरली क्या होता है, कास उपजने के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां से कास लाया जाता है। जो रहा होगा गंगा किनारे वो समझता हूँ, कास एक व्हाइट कलर का उसमें निकलता है, और कास बहुत महीन होता है, ब्लेड से भी ज्यादा। उसको ऐसे अगर कर लोगे तो तुम्हारा हाथ काट देगा। हाँ। कास, सहनाई में यूज किया ठीक है, सहनाई में यूज किया जाता है कास को। तो उसको क्या किया गया, कास को छोड़ दिया गया कि उपजो, गैया खिलाएंगे हम। अरे भैया, वो हर साल दियारा का क्षेत्र एलुवियल सॉइल लाता है। एलुवियल सॉइल क्या होता है? जलोढ़ मृदा। और तुम पढ़े होगे खादर और बांगर। खादर मतलब कौन? जो शायद नया आता है। हाँ। तो नया जो तुम्हारा एलुवियल सॉइल आया वो बहुत फर्टाइल होता है। अगर तुम उसको क्रॉप मैनेजमेंट के यूज करो तो वो तुम्हारे लिए लाभदायक होगा कि इतना से ही क्षेत्र में तुमको अच्छा फसल हो जाएगा। लेकिन उसको लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि अरे गाय काटेंगे, उससे घास खिलाएंगे लाके, क्या फायदा है उससे, कोई फायदा है नहीं। अब आता है कि कल्चरेबल वेस्ट एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या, एक मिनट, 5 years, more than 5 years। हाँ देखो, होता क्या है कि इसको भी वेस्ट ही लैंड समझो। जो 5 साल से ज्यादा तक बिना उपजाए छोड़ दिया उसको, तो वहां भी उसको क्या 75 नहीं है ये, 5 years। बताते हैं तुमको, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन समझो। कभी बाबा के नाम मुंह से सुने होगे कि अरे वो परती भूमि है। परती भूमि मतलब क्या? वही जिसको छोड़ दिया गया, ठीक है, जिससे अब हम लोग कभी भी कुछ यूज नहीं करते। जैसे कोई जमीन खरीद लिया, अब उसको घर बनाने का औकात नहीं, बेचारा इतना कर्जा में चल गया कि जमीनें लेते लेते वो बिक गया। बहुत सारा एग्जांपल है। अभी तुम इधर बगल में जाओगे, 2 घर आगे जाओगे तो वहां पर परती जमीन है, वहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा 5 साल से। तो अब वो जो लैंड होगा वो क्या होगा, वो बर्बाद ही ना हो रहा है। हमको उसका यूटिलाइज करना चाहिए। एक पास में बहुत अच्छे आदमी है, नाम तो मेंशन नहीं करेंगे, जितना प्रति घर जमीन रहता है, अभी जितना तुम केला वाला गाछ देख रहे हो ना, हाँ। सब जगह वही जाके लगाते हैं। केला का गाछ, टमाटर, फलना चिलना, क्या हो रहा है, जमीन का यूज हो रहा है। ये लोग उस पर हंसेगा, पगला है, लगा देता है। पागल हो तू, जमीन को बर्बाद करने से तो बढ़िया है कुछ लगा के उसका यूज कर ले हम। और जब केला उपजता है तो सब खाता है, और जब लगाता है तो उसको गाली देगा, देखो दूसरा जमीन में लगा के चल जाता है, ठीक है। तो अब आता है कि लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। इसका मतलब क्या होता है, जो शायद इसका भी उपजाने का यूज में नहीं होता। स्कूल के बगल में देखो ना, बहुत बड़ा देखा होगा, 25-30 गो गाछ वाला एक भूमि है। हाँ। क्या है, यही ना है कि उसको छोड़ दिया गया कि तुम क्या करो, उसमें वृक्षी होते रहो, और जब 30-40 साल होगा तो हम तुमको काट के क्या कर लेंगे, बेच लेंगे। तो उसमें कल्टीवेशन हम लोग कर पाएंगे नहीं, कल्टीवेशन तो नहीं ना हो रहा है। समझ में आ गया, कृषि, ठीक। अब आता है कि प्रतिभूमि। प्रतिभूमि मतलब 2 तरह की प्रतिभूमि। करंट फ्लो मतलब 1 साल के अंदर तक उसमें कुछ उपजाऊ नहीं हुआ, कुछ नहीं उपजा तो वो प्रतिभूमि हो जाता है। फिर आता है कि अदर देन करंट फ्लो, मतलब जो 1 से 5 साल तक के अंदर तक वो जो उसमें कुछ नहीं उपजाते हैं, तो वो भी एक प्रतिभूमि ही कहलाता है। अब आता है कि नेट सोन एरिया, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो होता है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। एक मिनट, अरे वाह, दिया जाए सकल से। होता क्या है, देखो, एक ही क्षेत्र है तुम्हारा, एक ही एरिया है, लगभग तो 1 साल में 2 क्रॉप्स उपजता ही है सब जगह। कभी देखोगे धान लगा लिया, कभी देखोगे तुम गेहूं लगा लिया। तो क्या है कि एक बार में हम उसको क्या कर रहे हैं, 2 जगह एक ही साल में। एग्रीकल्चर ईयर मतलब होता है 1 साल, सीधी सी बात है। तो एग्रीकल्चर ईयर में जब तुम 2 को यूज कर रहे हो, तो उसी एरिया को जब जोड़ दिया जाता है तो वो भी एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और हम उसको लैंड यूटिलाइज क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं ना। कि अब जो 6 महीना तक समझो धान उपजा लिए, फिर जो समय आएगा तो हम उस जमीन को क्या कर देंगे, छोड़ ही ना देंगे। तो उससे बढ़िया जमीन को छोड़ देंगे मतलब क्या है, फॉलो लैंड, प्रतिभूमि ने वो बन गया। फिर से उसको तुमको सही करने के लिए ट्रैक्टर ला, खुदवा, फिर से फर्टिलाइजर छिटवा। तो उससे बढ़िया है
कि तुम उस बचे हुए 6 महीने में क्या कर दो, कुछ ना कुछ उसमें बो दो और उपजा लो। देखेगा कि लोग धान लगाता है और कुछ दिन के बाद भिंडी लगा दिया, बैगन लगा दिया, तो वो उसका यूटिलाइज हो रहा है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यूटिलाइजेशन, उसका सही से उपयोग करना। ठीक है, तो अब आता है कि लैंड डिग्रेडेशन। लैंड, इसको फिर से एक बार समझा दे, क्या छोड़ दे, समझ में आ गया? 3 4 5 3 4 5 फिर से समझा दे। देखो आता है कि परमानेंट पेस्च्योर एंड ग्रेजिंग, इसका लैंड यूटिलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो क्या होता है कि एक परमानेंट चारागाह, गोचर भूमि। उस अब तुम बंजर छोड़ने से बढ़िया क्या है कि या तो गोचर भूमि बना दो या गोचर भूमि को हटा करके कुछ क्रॉप्स उपजाओ। ठीक है, अब आता है कि कल्टीवेटेड वेस्टलैंड, जो कि 5 साल से ज्यादा तक छोड़ दिए, उसको बंजर भूमि हम लोग कह सकते हैं, परती भूमि हम उसको कह सकते हैं। तो हम उसमें अनकल्टीवेटेड लैंड में कुछ ना कुछ तो उपजा ही सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि लैंड अंडर मिसलेनियस द क्रॉप्स ग्रोस, मतलब इसमें क्या होता है कि वही जो के छोड़ दिया जाता है गाछ, सॉरी जमीन जिसमें वृक्ष लगा के छोड़ दिया जाता है कि उसमें आराम से हो रहा है, महोगनी का पेड़, शीशम का पेड़, सागवान, 30 साल बाद हम उसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो वो क्या है, यूज हो रहा है। जमीन को छोड़ने से बढ़िया है 30 साल तक तुम वेट कर रहे हो। ठीक है, असल में पिछला बार हम इसको उल्टा बता दिए थे। ये यूटिलाइज हो रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है। जमीन को छोड़ने से बढ़िया है कि गोचर भूमि बना लो। देखता होगा रास्ते में आता होगा तो एक लंबा लंबा हरा हरा कलर का घास उगता है, भुट्टा के जैसा लगता है वो, लेकिन वो रहता नहीं है। वो क्या है, गोचर भूमि है, मतलब वो गाय को खिलाने वाला घास होता है। तो उसको बंजर छोड़ने से बढ़िया है क्या कि हम गाय को खिलाने वाला घास उसमें उपजा ले। कम से कम गाय तो खाएगा, खल्ली घट्टा सरसों का जो खाएगा तो अपना उपजा हुआ चीज खाएगा हरा भरा। दूसरी बात है कि कल्टीवेटेड वेस्ट लैंड, मतलब जो 5 साल तक छोड़ दिया जाता है उसमें कुछ उपजा लो। तीसरी बात है कि लैंड अंडर मिसलेनियस, जो छोड़ोगे उससे बढ़िया कुछ वृक्ष लगा दो, सागवान, शीशम वाले, नए कुछ तो पैसों तो मिलेगा 30 साल के बाद तुमको। ठीक, आता है कि पड़ती भूमि, अब जो कि 1 साल से कम छोड़ दिया जाता है तो वो करंट पड़ती तुम्हारा कहलाएगा, और जो 1 साल 5 साल के अंदर छोड़ा जाता है वो तुम्हारा अनकरेंट कहलाएगा। मतलब कि जो लंबे समय तक पड़ती भूमि हो गया, छोड़ दिया, देखोगे कि उसमें सिर्फ घास ही रहता है, इसमें लोग जाके खेलेगा। ANS कॉलेज का मैदान, वो क्या है, पड़ती भूमि। या तुम्हारे स्कूल का बगल वाला एक छोटा सा एरिया देखते हो, इधर से सब जाता है अंदर में DSLR लेके फोटो वोटो खिंचवाने के लिए, तो वो क्या पड़ती भूमि है। या तुम्हारे स्कूल के सामने वाला भूमि जहाँ बस उस लगा हुआ रहता है, तो वो भी तो एक तरह से पड़ती है। उसके अगल बगल में होता है क्रॉप्स, लेकिन उसमें नहीं होता है, तो वो भी एक पड़ती भूमि है। अब आता है कि ये कि जिसमें हाँ शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 6 महीने के लिए किसी एक क्षेत्र में तुम अगर फसल उपजा रहे हो और फिर 6 महीने छोड़ोगे, तो उससे बढ़िया क्या है कि उसमें दूसरा फसल हम उपजा करके उस जमीन का उपयोग कर ले, सदुपयोग कर ले और यूटिलाइज कर ले। अब आता है कि लैंड डिग्रेडेशन, मृदा क्षयन, मृदा तो ऐसे नहीं, सॉइल डिग्रेडेशन होता तो भूमि क्षयन, भूमि अपरदन इसको कहते हैं। और कंजर्वेशन मेजर्स क्या होते हैं, भूमि क्षयन क्या है, खराब कैसे होता है, समझो। अभी हम एग्जांपल दिए ना, फैक्ट्री वाला, मंझोलिया वाला। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, वृक्ष को अंधाधुंध काटना, मृदा क्षयन होगा ना। कैसे होगा वो भी बताए, वर्षा होगी, मिट्टी तुम्हारा क्या होगा, बहेगा, और वो मिट्टी धूल बन जाएगा, और धूल बनने के बाद वो खत्म। समझ गया बात को। अब आता है कि ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा, अब बताया कि यूटिलाइज करना है तो इतने माथा में भर लिया कि बोला कि अब खाली गाय का घास है उग जाएंगे, गैये चढ़ाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। माइनिंग, ज्यादा खुदाई करने लगोगे, अब कोयला निकल रहा है, तो कोयला निकल रहा है तो एक बार मामला आया था कि धनबादर में जमीन के नीचे से आग निकल रहा है या कोयला निकल रहा है, तब इतना नहीं उसके भूखे में चल जाओ कि पूरा झारखंडे का कोड़वा दो कि पूरा कोयला निकालिए, एक रहेंगे हम इसमें, दशरथ मांझी बन जाओ। दशरथ मांझी का नाम सुने हमें, नाम सुने, भारत रत्न मिलना चाहिए उनको, लेकिन कोई उतना सक्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोग को उसके बारे में पता नहीं। दशरथ मांझी का नाम सुनी? दशरथ मांझी धनबाद के फैक्ट्री में, कोयला फैक्ट्री में कार्य करते थे, और उसकी पत्नी डेली उनको खाना पहुंचाने आती थी, और बीच में पहाड़ मिलता था, तुम्हारे ही वारसलीगंज के आसपास का बात बता रहे हैं, वहां घर था, तो डेली जो घूम के उनको जाना पड़ता था पहाड़ से, तो लेट हो जाता था उनको जाने में उनकी पत्नी को। तो उनकी पत्नी एक दिन आते समय पहाड़ पर से ससर के गिर के मर गई, उसका शायद फाल्गुनी देवी शायद नाम था, तो मर गई। और दशरथ मांझी तभी से ठान लिए वो अपना बकरी बेच के छेनी हथौड़ी खरीदे,
और टोटल 12-14 साल तक काम करते करते वो पहाड़े को काट दिए और रास्ता बना दिए। हाँ, एक है फिल्म भी है दशरथ मानी करके, आई कौन ना मैन भी कहा, माउंटेन मैन, माउंटेन मैन देखा होगा, वही है फिल्म। लेकिन उसके बारे में कोई जान नहीं रहा है, का है सिलेबस में नहीं है तुम्हारा। अब तो ऐसा हो गया है स्थिति कि तुम सिलेबस से बाहर चीज पढ़ोगे तो तुम्हारा जो पेरेंट्स है वो गरियाएगा। गीता लेके बैठो ना एक दिन, बाबा बनेगा साधु, जा यहाँ से, गीता चढ़वा देंगे तुमको। ठीक, टॉपिक पर अब आता है कि माइनिंग क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली लैंड। क्वेरिंग मतलब क्या होता है? अरे वाह, एक मिनट, भूमि भूमि खनन, खनन, अति पशुचारण, वनोन्मूलन, ये क्या होते हैं? इसी सब के कारण क्या होता है कि हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। कोई भी चीज ज्यादा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अब जैसे हम बताए थे कि जमुई में क्या निकला था? सोना। अब सोना निकला था तो इसका मतलब थोड़ी कि पूरा जमुई को खुनवा दे हम, ये थोड़ी है। अब आता है कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब हम बताए लैंड में कैसे ये होता है। वही चीनी मिल वाला एग्जांपल ले लो कि जितना वेस्ट मटेरियल हुआ उसके कारण भूमि क्या हो गया? बंजर हो गया। अब बंजर ही नहीं हुआ, अब वहाँ कोई रह भी नहीं सकता, इतना गंदा स्मेल करेगा। वहाँ घर बनाएगा कोई नहीं बनाएगा। तो ऐसा बंजर हो गया कि 7 पुश्त तक बंजर रहेगा, उससे ज्यादा वहाँ कोई रह भी नहीं सकता। दूसरी बात है कि वाटर पॉल्यूशन भी होता है, बहुत सारे ऐसे। वाटर पॉल्यूशन का अपना एग्जांपल ले लो ना, तुम्हारा जितना नाला का वेस्ट है किधर जाता है? गंगा जी में। वाटर भी तो पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, अब आता है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन दोनों अलग अलग वर्ड है। अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में कभी कंफ्यूज नहीं होना। काटना, अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करें, और ग्रेजिंग का भी, इतना ने गाइया चढ़वा दिया कि पूरा खा गया मिट्टी तिट्टी सब। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। अब आता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है, परती भूमि है, हम उसका अगर यूज करें तो क्या होगा? सॉइल डिग्रेडेशन तो बचेगा, ये भूमि बंजर होने से तो बचेगा, कुछ ना कुछ उपजते रहेगा। आप पूछो कि सर उपजा लेंगे तो कैसे बचेगा? समझो, पेड़ उपजाए, पत्ता गिरा, गला, तो वो तो ह्यूमस बनेगा, तो उसका फर्टिलिटी बढ़ा कि घटा? समझे? अब आता है कि कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, ज्यादा खनन हम लोग को नहीं करना चाहिए। अब जहां सोना निकला वहीं खान के छोड़ दो, नहीं तो वही देखा ना, बर्फ गिरा था तो ऐसा न खोद दिया, पानी निकल गया। तुम ऐसा नहीं खोद दो। एक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम बताए, कजाकिस्तान में एक जगह है, सर्च करना आज गूगल में जाके, द हेल, हाँ हेल है सर, हेवन मतलब तो हाँ, द हेल ऑफ अर्थ। ठीक है, नर्क, हर ये इसका अर्थ का क्या है, सर्च करना जाके, तुमको एक पिक्चर दिखेगा, उसमें दिखेगा कि एक गड्ढा है, उसमें 24 घंटा आग जलते रहता है, दिखा ही देते हैं। देखो, हिल ऑफ देखो देखो है ना, देखो अब इसको मैप पे दिखाते हैं तुम लोग को। उज़्बेकिस्तान यहाँ है,
नहीं यार, तुर्कमेनिस्तान में देखो, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान बोलते कि कजाकिस्तान बोल दिए थे, तुर्कमेनिस्तान में देखो दिखाते हैं। तुर्कमेनिस्तान अब तो मैप में मिल जाएगा। तुर्कमेनिस्तान, देखो सॉरी हम गलत सर्च ही करे, द गेट ऑफ हेल है। खुल जा। देखो ये जो है ना हेल गेट, देखो इसको जूम किए, देखो ये फोटो तुमको कुछ दिख रहा है? देखो दिख रहा है तुमको? हाँ। ये 24 घंटा जलते रहता है। यहाँ कितना भी वर्षा हो, आंधी हो, बर्फ गिरे, ये जलते रहता है। अब बोलो किसके कारण? कोयला। तो तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल गैस का भंडार है, देखो अच्छा, नेचुरल गैस का भंडार है। रसिया के साथ एक प्रोजेक्ट था उसका, उसमें था पाइपलाइन बिछाना। बस रसिया इतने गड्ढा कर दिया कि वहां से अब 24 घंटा 365 दिन नेचुरल गैस निकलते रहता है। अब तुर्कमेनिस्तान के पास न तो उतना पानी है जो उसको शांत कर सके, और अगर बालू देगा तब भी बहुत बड़ा गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा नहीं, बहुत बड़ा लैंड एरिया कवर कर रहा है, तो उसको बालू भी चाहिए। तो वो क्या हुआ कि हम अभी बताए ना कि कोई भी चीज अति जब कर दोगे, माइनिंग तो ऐसे वो नहीं है, ऐसे खोज वो लोग नेचुरल गैस ही रहा था कि कहाँ से निकलता है। हाँ। बस ऐसा एक बार जो ब्लास्ट हुआ ना, वहां की धरती खुद ब खुद गिर गई, और एक स्पार्क होने के कारण वहां आग लग गया, और आग जो लगा वो आग लगते ही रह गया, आग अभी तक नहीं बुझा है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक्स्ट्रा माइनिंग के चक्कर में अब ऐसा नहीं खोद दो कि नीचे से पेट्रोल फॉसिल फ्यूल आ जाए, एकदम फुब्बारा में शू करके उड़ जाएगा तुम भी, तो क्या होगा। अब आता है कि प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट। अब जो इंडस्ट्रियल तुम्हारा जो वेस्ट है, जैसे बताए थे कि चीनी मिल वाला, उसको एक अच्छे जगह में यूज करो। अगर सही में उसको यूज किया जाए ना वेस्ट को, तो उससे दारू बन सकता है, एल्कोहल। ठीक है, तो उसको यूज किया जाए, उसको हम लोग खेत में खाए फेंकेंगे। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए।